चैप्टर्स 1993, 1994, 1995, 1996 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1993 धुंधलेपन में फैंग युआन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर मिनी सदर्न बॉर्डर। एक घाटी में शी चेंग झुककर वहां उगे स्टोन मशरूम्स को चेक कर रहा था। अगर ये स्टोन मशरूम्स ठीक हालत में होते तो ये 5 फीट लंबे होते, एक छोटे से पेट की तरह जिसका कवर एक छतरी जैसा होता। लेकिन ये स्टोन मशरूम्स बिल्कुल छोटे थे, जैसे पेट काटने के बाद बचे हुए ठूंठ हों, और उनका रंग सेहतमंद ग्रे पत्थर जैसा होने के बजाय उनके जिस्म पर अजीबोगरीब कई रंगों का आकर ले चुका था, जिसे देखकर एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वो नॉर्मल नहीं थे। यह स्टोन मशरूम्स तो बर्बाद हो गए। जब शी चेंग ने अपनी जांच पूरी की और इस बात को कन्फर्म किया तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। बेशक उसकी कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 6 की थी, लेकिन फैंग युआन उस पर भरोसा करता था और उसने यूज मिनी सदर्न बॉर्डर में रॉकमैन कबीले को लीड करने की जिम्मेदारी दी थी। शी चेंग दिल से फैंग युआन की इज्जत करता था और रॉकमैन कबीले को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लगा हुआ था, ताकि वो फैंग युआन की उम्मीदों पर खरा उतर सके। यह स्टोन मशरूम का खेत एक मीडियम साइज रिसोर्स पॉइंट था जिसे उसने खुद रॉकमैन कबीले के लिए बनाया था। इस रिसोर्स पॉइंट को बनाने के लिए शी चेंग ने खास तौर पर फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन से शुरुआती इन्वेस्टमेंट के तौर पर कई इमॉर्टल मटेरियल्स मांगे थे। उस वक्त उसने कसम खाकर गारंटी भी दी थी कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पर नतीजा एक जोरदार थप्पड़ की तरह शी चेंग के मुंह पर पड़ा था। ये हो क्या रहा है? मैंने तो साफ साफ कबीले के रिकॉर्ड्स को फॉलो करके हाई इन स्टोन मशरूम्स को ध्यान से उगाया था, कोई गलती नहीं की। शी चेंग बहुत कंफ्यूज था। कुछ दिन पहले तक ये सारे स्टोन मशरूम्स बिल्कुल ठीक से उग रहे थे और सब कुछ ठीक था, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों में ही इन स्टोन मशरूम्स का ये हाल हो गया था। मेन लॉर्ड फैंग युआन को इस बारे में क्या जवाब दूंगा? शी चेंग ने अपनी भुहें सिकोड़ ली और एक लंबी सांस ली। तभी एक रोशनी चमकी और हवा में फैंग युआन की विल मर्जी वहां आ पहुंची। वो विल बिल्कुल ठोस और जीती जागती लग रही थी। शी चेंग की सांस अटक गई और वो तुरंत झुक गया। आपका ये सेवक आपको प्रणाम करता है, मालिक। फैंग युआन की विल ने हाथ हिलाया। मुझे यहाँ की सिचुएशन के बारे में पहले से पता है। स्टोन मशरूम का खेत तबाह हो गया, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये एक कुदरेश आफत थी। तुम अभी वापस जाओ, थोड़ी देर में इमॉर्टल मटेरियल्स का एक और बैच आ जाएगा और तुम एक दूसरी स्टोन मशरूम घाटी बना लेना। शी चेंग खुशी से झूम उठा और उसने शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो कुछ और भी कहना चाहता था। फैंग युआन की विल के चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आई। क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि ये स्टोन मशरूम्स बर्बाद कैसे हुए? शी चेंग ने सर हिलाया। मालिक, आप अंतर्यामी हैं। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या इन स्टोन मशरूम्स को किसी तरह से रिसाइकल किया जा सकता है? इन्हें ऐसे ही फेंक देना बहुत अफसोस की बात होगी। स्टोन मशरूम घाटी बनाने का शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा था। बेशक फैंग युआन की नज़रों में ये कुछ भी नहीं था, लेकिन शी चेंग के लिए ये एक पहाड़ जैसा इन्वेस्टमेंट था। साथ में उसने इस जगह पर जितनी मेहनत और वक्त लगाया था, वो अपनी सारी कोशिशों को धुएं में उड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन फैंग युआन ने अपना सर हिला दिया। तुम्हें डिटेल्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, और अगर मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया तो तुम्हारे जानने का भी कोई फायदा नहीं है। रही बात इन स्टोन मशरूम्स की, तो इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर इन्हें गू रिफाइन करने के लिए मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया तो फायदे से ज्यादा नुकसान ही होगा। तुम अब जा सकते हो। जी मेरे मालिक। शी चेंग ने इज्जत से विदा ली, लेकिन उसके दिल में चिंता थी। आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई क्यों है? उनके कहने के अंदाज से लगता है कि शायद इस मामले को सुलझाना मुमकिन ना हो। शी चेंग चला गया। इस घाटी में सिर्फ फैंग युआन की विल बची थी। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था। उसने पहले पूरी घाटी को स्कैन किया। घाटी में मौजूद अनेकों स्टोन मशरूम्स अब अजीब और गरीब चीजों में बदल चुके थे। उनकी पहले की चिकनी सतह पर अब अनेकों झुर्रियां बन गई थी। उनके रंग चटक थे, जैसे जहरीले जीवों का कोई झुंड हो, जिसे देखकर लोगों को डर का एहसास होता था। ये तो सिर्फ ऊपरी दिखावा था। फैंग युआन की नज़रों में वो देख सकता था कि इन स्टोन मशरूम्स के अंदर मौजूद असली अर्थ पाथ डाउ मार्क्स बिखर चुके थे और धूल चुके थे, और उनकी जगह विंड पाथ, लाइटनिंग पाथ, पॉइजन पाथ, डार्क पाथ, फायर पाथ और दूसरे पाथ्स के कई अलग अलग डाउ मार्क्स ने ले ली थी। इसी वजह से इन स्टोन मशरूम्स को कचरे के तौर पर ही फेंका जा सकता था। कम से कम अभी के लिए फैंग युआन के पास उन्हें इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। हेवेंस विल,
फैंग युआन की विल अचानक हंसी और उसने घाटी में छिपी हेवंस विल को ढूंढ निकला। एक जोरदार आवाज के साथ वो बादलों और कोहरे के एक मैदान में बदल गया जिसने पूरी घाटी को ढक लिया और हेवंस विल का पीछा करके उस रोकने लगा। विल्स के बीच का मुकाबला जल्द ही खत्म हो गया। फैंग युआन जीत गया। उसने उस जगह छिपी हेवंस विल को पूरी तरह से साफ कर दिया था, लेकिन जाहिर है इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। जब उसकी विल दोबारा इकट्ठी हुई तो वो पहले जैसी जीती जागती नहीं रही, बल्कि एक परछाई की तरह धुंधली हो गई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पाल गायब हो जाएगी। फैंग युआन ने आह भरी। इस जीत ने सिर्फ प्रॉब्लम को हल किया था, उसकी जात को नहीं। एक नई प्रॉब्लम फिर से पैदा हो जाएगी। स्टोन मशरूम घाटी कोई अकेला केस नहीं था। हाल ही में सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में हर तरफ हेवंस विल छिपी हुई थी और कई रिसोर्स पॉइंट्स तबाह हो चुके थे। फैंग युआन के में बॉडी को 3000 से ज्यादा हेवन पाथ डाउ मार्क्स माइल्ड क्योंकि वो हाई गू रिफाइन कर रहा था और उसने फेट गू को हमेशा के लिए नाश्त कर दिया था। यह डाउ मार्क्स उसके नहीं थे और उस पर थोपे गए थे। हेवन पाथ डाउ मार्क्स अपने आप बदल रहे थे, जिससे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अलग अलग माहौल में बदलाव आ रहा था और वो पहले से ज्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल हो रहा था। लंबी दौड़ में ये बदलाव नुकसान से ज्यादा फायदा ही करता, जिससे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के विकास की पोटेंशियल बहुत बढ़ जाती। लेकिन अगर अभी की बात करें तो इससे फैंग युआन को भारी नुकसान हो रहा था। फैंग युआन कोई सुपर फोर्स नहीं था, उसकी सारी दौलत सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में ही थी। उसके इस फाउंडेशन में इतना बड़ा नुकसान उसकी लड़ने की काबिलियत पर जरूर असर डालता। फैंग युआन रेड लोटस डेमन वेनरेबल के जाल में नहीं फंसना चाहता था। वो ग्रोटो हेवन में इंसानों और वेरिएंट इंसानों को कमांड करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लगातार कुदरेश आफतों से लड़ रहा था। साथ ही उसने एक के बाद एक 1000 विश और अधूरा ह्यूमन सी भी वापस हासिल कर लिया था और ह्यूमन पथ का इस्तेमाल करके हेवन पाथ के असर को रोक रहा था। इस डू प्रॉन्ड अप्रोच से सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की हालत में काफी सुधार हुआ। लेकिन फैंग युआन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि हेवन पाथ डाउ मार्क्स के नेचुरल डेवलपमेंट से एक पॉइंट के बाद हेवंस विल पैदा होने लगेगी। हेवनली डाउ निष्पक्ष था, उसकी फैंग युआन के खिलाफ कोई बुरी नीयत नहीं थी। माहौल को बदलना तो विकास का एक नेचुरल कदम था, लेकिन हेवंस विल के लिए ऐसा नहीं था। हेवंस विल हेवनली डाउ से पैदा हुई थी, वो ज्यादा लचीली और चतुर थी। हेवनली डाउ फैंग युआन को खत्म नहीं कर पा रहा था, वो अदरवर्ल्डली डेमन जो दुनिया के बैलेंस को बिगाड़ रहा था। इसलिए हेवंस विल ने एक कदम आगे बढ़ाया और जानबूझकर सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अलग अलग रिसोर्स पॉइंट्स को तबाह करना शुरू कर दिया। हेवन पाथ डाउ मार्क्स दूसरे पाथ्स में बदल सकते थे, इसलिए हेवंस विल ने इस काबिलियत का इस्तेमाल करके अलग अलग रिसोर्स पॉइंट्स के डाउ मार्क्स को पूरी तरह से अस्तित्वहीन कर दिया, उन्हें एक सिस्टमैटिक तरतीब से बिल्कुल उलझा हुआ बना दिया। स्टोन मशरूम घाटी उनमें से सिर्फ एक थी। मेरे पास किलर मूव हेवंस विल डिसिपेशन है, लेकिन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर इतना बड़ा है और हेवनली डाउ लगातार नए बदलाव ला रहा है। वो पूरे ग्रोटो हेवन में कहीं भी हेवंस विल पैदा कर सकता है। मेरे लिए इस सारी हेवंस विल को साफ करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा दूं तो एफिशिएंसी बहुत कम है। फैंग युआन जानता था कि इसकी जात को खत्म करने का तरीका इन हेवन पाथ डाउ मार्क्स को सीधे रिफाइन करना था, ताकि वो सच में सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर और उसके अपने हो जाएं। लेकिन इसका तरीका क्या था, उसको कोई अंदाजा नहीं था। उसने कभी किसी को हेवन पाथ कल्टिवेट करते हुए सुना ही नहीं था। एक लौटा जाना माना तरीका था ह्यूमन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके हेवन पाथ को दबाना। फैंग युआन ने काफी देर सोचा और उस दो संभव रास्ते मिले। पहला था एम्परर सिटी। एम्परर सिटी को जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने बहुत ध्यान से बनाया था। अब वो ह्यूमन पाथ की पवित्र भूमि बन चुका है। अगर मेन यूज हासिल कर लूं तो मेन हेवनली डाउ को काफी हद तक रोक पाऊंगा। दूसरा रास्ता क्रेज डेमन केव में था। क्रेज डेमन केव को लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने अपने आखिरी सालों में बनाया था। उसके 8वें लेयर में हेवनली डाउ के डेरिवेशंस हैं। क्रेज डेमन केव में डिमोनिक आवाजें हर तरफ हैं, जो जीवों को पागल कर देती हैं। हर तरह के इमॉर्टल मटेरियल्स कचरा बन जाते हैं क्योंकि उनके डाउ मार्क्स गड़बड़ हो जाते हैं। ये सिचुएशन बिल्कुल स्टोन मशरूम्स और दूसरे रिसोर्सेज जैसी ही है। अगर मेन क्रेज डेमन केव के सारे राज समझ गया तो मैं अपनी हालत सुधार सकूंगा। लेकिन ये दोनों हाई खतरनाक ऑप्शंस थे। एम्परर सिटी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बीच में था। अगर फैंग युआन वहां गया तो यूज जरूर हेवनली कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। अपनी अभी की ताकत से वो हेवनली कोर्ट को हरा सकता था। लेकिन फैंग युआन का डर जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल और रेड लोटस डेमन वेनरेबल से था। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने उसके खिलाफ साजिश रची थी।
जिसके चलते उसने अपना क्लोन फैंग दी चांग खो दिया। पहले जब उसने लक इंस्पेक्शन का इस्तेमाल किया था तब यूज फैंग दी चांग का लक नहीं मिला था, शायद वो मर चुका था, उसके मरने की संभावना बहुत ज्यादा थी। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने भी उसके खिलाफ साजिश रची थी। अगर हेवन पाथ डाओ मार्क्स ना होते तो फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में हेवंस विल कैसे पैदा होती? ऑफ कोर्स रेड लोटस स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ भी साजिश रच रहा था। हेवन पाथ डाओ मार्क्स फैंग युआन के लिए खतरा भी थे और एक मौका भी, और ये उसकी सुरक्षा भी थे। कम से कम स्पेक्ट्रल सोल इन डाओ मार्क्स की वजह से अपने छुपे हुए तरीके इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगर फैंग युआन एम्परर सिटी लेना चाहता तो यूज जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल और रेड लोटस डेमन वेनरेबल के तरीकों का सामना करना पड़ता। और क्रेज डेमन केव का क्या? वो भी खतरे से भरा हुआ था। 3 क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स ने फैंग युआन से फेट वॉर में शामिल होने का वादा किया था, लेकिन लड़ाई के दौरान उनमें से कोई भी नहीं दिखा। फैंग युआन ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। क्रेज डेमन केव में ऐसा क्या हुआ था कि 3 क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स इतने रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए? फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि शायद लॉन्जेविटी हेवन ने कोई एक्शन लिया था। फैंग युआन समझ गया था कि विजडम गू का इस्तेमाल जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की साजिश का हिस्सा था। जायंट सुन के एक हाई हमले ने फैंग युआन को यह भी एहसास दिला दिया था कि उसने अभी भी कुछ ट्रम्प कार्ड्स बचा कर रखे थे। ए फ्लैट जब फेट गू नाश हो चुका था तो वेनरेबल्स का पुनर्जीवित होना मुमकिन था। अगर फैंग युआन क्रेज डेमन केव गया तो उस शायद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के तरीकों का सामना करना पड़ेगा। एक और चीज थी जो फैंग युआन को परेशान कर रही थी, रिवर ऑफ टाइम में बदलाव हो रहे थे। जब से फेट गू नाश हुआ था, रिवर ऑफ टाइम का पानी बेहद उग्र, खतरनाक और हिंसा से भरा हो गया था। भले हाई फैंग युआन मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप का इस्तेमाल करता, वो बस मुश्किल से नदी में घुस पाता और कुछ पाल टिकने के बाद यूज 5 रीजन्स में वापस आना पड़ता। वो ज्यादा देर तक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। फैंग युआन वजह समझता था। पहले रिवर ऑफ टाइम आगे बढ़ सकता था क्योंकि सब कुछ तय था, सब कुछ किस्मत के बनाए रास्ते पर चलता था, चाहे कुछ भी हो, उनके जीवन के अनुभवों का एक खास ट्रैजेक्टरी था। इसीलिए टाइम पाथ गू इमॉर्टल्स अक्सर डाउनस्ट्रीम हिस्सों को देखकर चीजों की भविष्यवाणी कर पाते थे। रेड लोटस डेमन वेनरेबल डाउनस्ट्रीम घटनाओं को देखकर और भविष्य के कई राज जानकर हाईफेट गू को नाश करने की साजिश रच पाया था। लेकिन अब जब फेट गू नाश हो गया तो किसी भी चीज का कोई तय रास्ता नहीं बचा था और वो अपनी मर्जी से बदल सकती थी। नतीजतन रिवर ऑफ टाइम बेहद उग्र हो गया था, सब कुछ धुंधला और अस्त व्यस्त हो गया था। रिवर ऑफ टाइम में ऐसे बदलाव के साथ स्प्रिंग ऑटम सकाडा को फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पहले स्प्रिंग ऑटम सकाडा नदी में इसलिए चल सकता था क्योंकि पानी शांत था। ए फ्लैट जब नदी उग्र और अस्त व्यस्त हो गई थी तो जैसे हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक्टिवेट होता और नदी में घुसता, वो जरूर नदी के पानी से टुकड़े टुकड़े हो जाता। जब तक कि फैंग युआन स्प्रिंग ऑटम सकाडा को इस्तेमाल करने के लिए कोई और किलर मूव डेवलप ना कर ले। हालांकि नदी का पानी मुश्किल है, लेकिन ये असल में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिस चीज से मैं सच में चिंतित हूं वो अभी भी रेड लोटस डेमन वेनरेबल है। वही है जिसने रिवर ऑफ टाइम में स्टोन लोटस आइलैंड्स बनाए थे। पता नहीं उसने रिवर ऑफ टाइम में और क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं। फेट गू आखिरकार नाश हो गया था, फैंग युआन आखिरकार अपने सर पर लटकती तलवार से आजाद हो गया था। लेकिन उसके आगे का सफर धुंध से भरा हुआ था, वो एक खतरनाक घाटी में चल रहा था। धुंध के अंदर कौन सा इलाका एक्सप्लोर किया जा सकता था, कौन सा इलाका उसे एक खाई की तरफ ले जाएगा? क्या उसकी हमेशा की जिंदगी का रास्ता, उसकी जिंदगी भर की ख्वाहिश इस धुंध में छिपी होगी? अगर वो मौजूद थी तो कहां होगी? चैप्टर 1994 आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का फैंग जंग से मुकाबला। इमेमोरियल ब्लैक हेवन में गू इमॉर्टल्स का एक ग्रुप चुपके से सफर कर रहा था और लगातार उड़ रहा था। इन गू इमॉर्टल्स का कल्टिवेशन लेवल काफी ऊंचा था, वो सभी रैंक 8 वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स थे। उनका लीडर एक गू इमॉर्टल था जिसकी स्किन पीली और बाल नीले द, उसके चेहरे पर गंभीर भाव द, वो था आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को वू शुआई से ग्रोटो हेवंस के हेडक्वार्टर्स को मजबूत करने का आदेश मिला था ताकि हेवनली कोर्ट के हमले का सामना किया जा सके। रास्ते में आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का दिल चिंता से भरा हुआ था, ये मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। मैंने वू शुआई को अलायंस लीडर इसलिए बनाया था ताकि वो सबसे आगे रहे, लेकिन आखिर में हेवनली कोर्ट से निपटने के लिए मुझे ही भेजे दिया गया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने इस आदेश को माना करने का सोचा था,
लेकिन उस वक्त के हालत में यूज कोई भी बहाना बनाने की इजाजत नहीं दी। वू शुआई चीसी एंसेस्टर के खिलाफ जख्मी हो गया। एक तरह से हमने यूज चीसी एंसेस्टर का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया ही था। वाइस अलायंस लीडर होने के नाते मुझे भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा ब्लैक हेवन में उन्हें रिइंफोर्स करने जाना लॉजिकल है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क सीधे सीधे हेवनली कोर्ट से टकराना नहीं चाहता था। जीत हो या हार, वो हेवनली कोर्ट की नजरों में खटकने लगेगा। फिलहाल वो चाहता था कि वू शुआई दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचे। लेकिन दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। समाज हर किसी के लिए जालिम था। अभी यूज हाई सबसे आगे धकेल दिया गया था। मैं सच में इस लहर के खिलाफ नहीं जा सकता। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने अपने मन में एक गहरी सांस ली। यूज उन्हें बचाने जाना ही था, लेकिन ये कैसे करना है ये वो खुद तय कर सकता था। वाइस अलायंस लीडर, हमें आगे बहुत सारे गू इमॉर्टल्स माइल हैं। जांच करने वाले गू इमॉर्टल ने अचानक कहा, वो हमारे साथी हैं। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने हाँ में सर हिलाया। बिना किसी हैरानी के जाकर उनसे मिलो। बेशक आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को अपने वाइस अलायंस लीडर के पैड पर अफसोस था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सिर्फ अपने पास मौजूद अथॉरिटी का पूरा फायदा उठा सकता था। निकलने से पहले उसने पहले हाई वाइस अलायंस लीडर के अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके बाकी ग्रोटो हेवन फोर्सेस को एक दूसरे की मदद करने का आदेश दे दिया था, ताकि हेवनली कोर्ट को भगाया जा सके। उन्हें अपनी ताकत लगानी ही पड़ेगी। गू इमॉर्टल्स के दोनों ग्रुप्स इकट्ठे हुए। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने रीइंफोर्समेंट्स को देखा और उससे अपने अंदर गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। केओटिक रॉक ग्रोटो हेवन ने एक इमेमोरियल रॉक मॉन्स्टर भेजा था। रॉटन एग ग्रोटो हेवन ने CHEH एगमन गू इमॉर्टल्स भेजे द वो एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन, रॉटिंग स्मेल, विशस क्लाउड फॉर्मेशन बना सकते थे, जबकि स्ट्रेंज हेयर ग्रोटो हेवन एक अधूरा इमॉर्टल गू हाउस, ब्लैक एम्परर बिल्डिंग लाया था। ये 3 ग्रोटो हेवन फोर्सेस जो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के करीब द अपने ट्रम्प कार्ड साथ लाए थे, लेकिन उनके अलावा बाकी फोर्सेस बस नाम के लिए कोशिश कर रही थीं। खासकर वो ह्यूमन फोर्सेस, उन्होंने बस कुछ रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को बिना किसी सच्ची नियत के भेजे दिया था। दुश्मन बिल्कुल सामने है, लेकिन ये ग्रोटो हेवन फोर्सेस अभी भी अपनी ताकत बचा रही हैं। ग्रोटो हेवन्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं। हमारा आमतौर पर ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। अगर हम कोऑपरेट कर भी रहे हैं तो सिर्फ बाहरी दबाव की वजह से। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का गुस्सा जल्द ही लाचारी और निराशा में बदल गया। ऐसे में मुझे भी अपनी ताकत छिपाकर रखनी चाहिए। चलो बस ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं। आखिरकार जो लोग मैं लाया हूं वो भी काफी बड़ी फोर्स हैं। हेवनली कोर्ट ताकतवर था। अगर हो सकता तो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क उनसे आमने सामने नहीं लड़ना चाहता था। वो अपनी सीमाएं जानता था। अगर वो सच में बिना डरे आगे बढ़ गया तो शायद वो जिंदा वापस ना लौट पाए। जब आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका चेहरा बदल गया और उसकी एड़ी फैल गईं, जैसे गुस्से की आग उगलने वाली हो। दूसरे गू इमॉर्टल्स ने आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का चेहरा देखा और पीछे मुड़ गए। किसी ने पूछा, वाइस अलायंस लीडर, क्या हुआ? क्या शिया क्लैन का हेडक्वार्टर्स गिर गया? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने दांत पीसे। शिया क्लैन के हेडक्वार्टर्स में लॉर्ड अलायंस लीडर हैं, वो कैसे गिर सकता है? मेरे ग्रोटो हेवन पर डेमन जजमेंट बोर्ड ने हमला कर दिया है। मेरे कबीले के गू इमॉर्टल्स उनसे जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। हमें उन्हें अभी रिइंफोर्स करना होगा। ये ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर अभी भी अपने ग्रोटो हेवन को बचाने की सोच रही थी। वो हिचकिचा रही थी। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने यूज घोरा, तुम्हारे ग्रोटो हेवन्स पहले ही दुश्मन के हाथों में जा चुके हैं। नतीजा तय हो चुका है। लेकिन मेरा आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन अभी भी उनका सामना कर रहा है। अभी भी उम्मीद है। हमें तुरंत वापस जाकर उन्हें रिइंफोर्स करना होगा। अगर किसी ने मदद नहीं की तो मैं इसकी रिपोर्ट लॉर्ड अलायंस लीडर वू शुआई को करूंगा। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने वू शुआई के नाम का इस्तेमाल किया, और क्योंकि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के करीबी वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने अपना सपोर्ट दिखाया, ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर और बाकी सबको इस आदेश का पालन करना पड़ा। इमॉर्टल्स ने अब अपने निशान नहीं छुपाए। वो अपनी सबसे तेज स्पीड से आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन की तरफ उड़ गए। ग्रोटो हेवन का प्रवेश द्वार खुला और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क चिंता में अंदर उड़ा, जबकि बाकी उसके पीछे आए। आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन में पहले से ही भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। डेमन जजमेंट बोर्ड एक टूटते तारे की तरह घूम रहा था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर रहा था, बिल्कुल अनस्टॉपेबल। आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन के रैंक 6 और 7 स्नोमैन गू इमॉर्टल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो फॉर्मेशन को कंट्रोल करके डेमन जजमेंट बोर्ड पर बर्फ का तूफान छोड़ रहे थे,
लेकिन इसका असर बहुत कम था। अचानक डेमन जजमेंट बोर्ड ने एक तेज खून जैसी लाल रोशनी छोड़ी जो सीधे फॉर्मेशन के कंट्रोल एरिया पर जा गिरी। स्नोमैन गू इमोर्टल्स ने जल्दी से अपना बचाव किया। खून जैसी लाल रोशनी एक शीशे से टकराकर रिफ्लेक्ट हुई और अपनी दिशा बदलकर कहीं और जा लगी। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ जैसे आसमान और जमीन हिल गए। खून जैसी लाल रोशनी फट गई और आसमान लाल हो गया। हजारों ली के दायरे में बर्फीला और बर्फ से ढाका मैदान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आह, मेरा बर्फीला तूफानी मैदान! आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने यह देखा और गुस्से से भर गया। ये बर्फीला मैदान आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन में स्नोमैन रेस का सबसे बड़ा आबादी वाला इलाका था। अब जब ये तबाह हो गया था तो लगभग 1 करोड़ आम स्नोमैन की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस बर्फीले तूफानी मैदान का आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क के लिए पर्सनली एक खास मतलब था। उसका कमिंग ऑफ एज सेरेमनी इसी बर्फीले मैदान में हुआ था। उस वक्त उसके पिता नौजवान आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क को बर्फीले मैदान के किनारे लाए थे। ए फ्लैट, तुम बड़े हो गए हो मेरे बेटे। ये जो बर्फीला मैदान तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी परीक्षा की जगह है। तुम्हें यहाँ 7 दिन तक जिंदा रहना होगा परीक्षा पास करने के लिए, तब तुम एक गू मास्टर बनने और अपना अपचर जागृत करने के काबिल हो जाओगे। नौजवान आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने इस विशाल मैदान को देखा और खोसा गया। उसकी ऊँग में डर दिखने लगा। उसके पिता ने उसका चेहरा देखा और कहा, डर लगना नॉर्मल है क्योंकि हो सकता है तुम यहाँ मर जाओ। परीक्षा निष्पक्ष है, तुम्हें मौत के खतरे का अनुभव करना ही होगा एक गू मास्टर बनने के काबिल होने के लिए। एक गू इमोर्टल होने के नाते भी मैं तुम्हें इससे नहीं बचा सकता। मैं सिर्फ तुम्हें एक सलाह दे सकता हूं। वो क्या है? नौजवान आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने पूछा। इस बर्फील मैदान में 7 दिन अकेले जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। उसके पिता ने सर हिलाया। लेकिन इस बर्फील मैदान में बहुत से स्नोमैन कबीले हैं। अगर तुम उनके निशानों का पीछा करके उन्हें ढूंढ लो तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन मैं इन लोगों को नहीं जानता। नौजवान आइस क्रिस्टल चिंतित था। उसके पिता ने ध्यान से समझाया, चिंता मत करो, स्नोमैन कबीले हर यूएस इंसान की रक्षा करते हैं जो भटक जाता है, क्योंकि यही लोग आगे चलकर पूरी रेस की रक्षा करते हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे मेरे बेटे। अगर तुम परीक्षा में सफल हो जाते हो तो तुम्हारी उपलब्धियां चाहे जो भी हों, तुम्हें हमारी पूरी रेस की रक्षा करनी होगी। एक स्नोमैन ऐसे ही जीता है जैसा सोचा था। नौजवान आइस क्रिस्टल इस बर्फील मैदान में 3 दिन और 3 रात तक जिंदा रहा, स्नोमैन कबीलों के निशानों का पीछा करते हुए। जीवन और मौत के यूएस पाल में वो रेंगते हुए किनारे के पास एक शिकारी कबीले तक पहुंचा और उन्होंने उस देख लिया और वो बच गया। कबीले ने उस अपना लिया और उसका इलाज मुफ्त में किया। उस अपने कबीले का सदस्य बनने के लिए स्वागत किया। बेशक नौजवान आइस क्रिस्टल आखिर में वहां से चला गया, लेकिन इस कबीले में उसके अनुभव उसके दिल में गहराई तक बस गए थे और इसने उसकी बाकी की जिंदगी पर अब तक असर डाला था। जब वो रैंक 8 बन गया और आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की उपाधि हासिल की, ग्रोटो हेवन का मालिक बन गया, तब उसने इस बर्फील मैदान को विकसित किया और यूएस सुनसान मैदान को संसाधनों से भरपूर बना दिया। वहां रहने वाले स्नोमैन की जिंदगी में बहुत सुधार हुआ, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन अब सब बर्बाद हो गया था। सब कुछ बर्बाद, एक ताकतवर दुश्मन के किलर मूव से जो पूरे बर्फील मैदान पर असर कर गया। न सिर्फ आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, बल्कि उसकी यादें भी अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थीं। वो उन्हें अब असली जिंदगी में ढूंढ नहीं सकता था। उसके दिल में गुस्सा और नफरत उठने लगी, तेजी से जलने लगी। एक पाल के लिए आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क चुप हो गया। उसने एक गहरी सांस ली। आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन की हवा हमेशा इतनी ठंडी रहती थी, अभी भी वो बेहद ठंडी थी। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क को अचानक अपने पिता की सीख याद आई। कबीला तुम्हारी मदद जरूर करेगा मेरे बेटे। अगर तुम परीक्षा में सफल हो जाते हो तो तुम्हारी उपलब्धियां चाहे जो भी हों, तुम्हें हमारी पूरी रेस की रक्षा करनी होगी। एक स्नोमैन ऐसे ही जीता है। बिल्कुल, ए फ्लैट, वक्त आ गया है कि मैं अपनी रेस की रक्षा करूं। रंबो! अगले हाई पैल आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की ओर फैट पड़ी। एक भयानक बर्फीला तूफान पैदा करते हुए वो डेमन जजमेंट बोर्ड की तरफ लपका। उसके पीछे के सभी गू इमोर्टल्स हैरान रह गए। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क सच में इतना हिम्मत वाला था। दोनों हेवन से रिइंफोर्समेंट्स आ गए हैं। डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर गू यू फैंग झेंग ने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। बहुत से लोग आ गए थे, जिनमें से कई रैंक 8 गू इमोर्टल्स थे। गू यू फैंग झेंग सिर्फ रैंक 7 का था, लेकिन वो घबराया नहीं। उसकी इससे पहले की सारी लड़ाइयों ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस और दृढ़ निश्चय भर दिया था।
लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि यूज रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस डेमन जजमेंट बोर्ड पर पूरा भरोसा था। तुमने इतना बड़ा हंगामा तो खड़ा कर दिया, लेकिन क्या तुम डेमन जजमेंट बोर्ड से लड़ सकते हो? गु यू फैंग झेंग ठंडी मुस्कान के साथ बोला। किसी किलर मूव का इस्तेमाल करने के बजाय उसने सीधे डेमन जजमेंट बोर्ड को आगे बढ़ा दिया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने दांत पीसे, उस पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वो एक आइस एंड स्नो पाथ गु इमॉर्टल था, उसने ट्रांसफॉर्मेशन पाथ या स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट नहीं किया था। वो अपने जिस्म से एक इमॉर्टल गु हाउस का सामना कैसे कर सकता था? चलो हम भी लड़ाई में शामिल होते हैं। जल्दी, सब मिलकर वाइस अलायंस लीडर की मदद करो। दोनों हेवंस के अलायंस ने एक साथ चिल्लाया और हमला कर दिया। ये देखकर गु यू फैंग झिंग ने डेमन जजमेंट बोर्ड को पीछे हटा लिया, बड़ी फुर्ती से कुछ दूरी बना ली। डेमन जजमेंट बोर्ड में खून जैसी लाल रोशनी चमकी, किलर मूव्स छोड़ गए। इमेमोरियल रॉक मॉन्स्टर धीमा हो गया, एगमन गु इमॉर्टल्स खून से लथपथ हो गए, उन्हें एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन बनाने के बजाय खुद को बचाना पड़ा। स्ट्रेंज हेयर ग्रोटो हेवन का अधूरा ब्लैक एम्परर बिल्डिंग भी पीछे इंतजार कर रहा था, डेमन जजमेंट बोर्ड से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाकी के गु इमॉर्टल्स तो और भी बेकार द, भले ही वहां बहुत से रैंक 8 गु इमॉर्टल्स द, लेकिन वो सब अपनी जान बचाने से डर रहे थे, सिर्फ दूर से किलर मूव्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही दुश्मन पास आता, वो सबसे पहले भागने को तरजीह देते। ये एक बिखरी हुई टोली थी। ये शब्द आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के दिमाग में आया, उस गुस्सा और बेचैनी महसूस हुई। आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। जिस एक इंसान पर आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ऐप भरोसा कर सकता था, वो खुद था। ए फ्लैट, मुझे वो मूव इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने अपना मन बना लिया। मास्टर, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का ग्रुप हारने वाला है, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? सोल पाथ गु इमॉर्टल एंजन ने चुपके से स्पेक्ट्रल सोल से पूछा। इस मौके पर सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन ने उस यहां भेजा था, स्पेक्ट्रल सोल भी साथ आया था और छिपकर मौजूद था। ही, इतने सारे रैंक 8 गु इमॉर्टल्स होने के बावजूद वो ऐसे लड़ा। यह दोनों हेवंस का अलायंस एक मजाक है। स्पेक्ट्रल सोल हंसा, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अस आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के पास और भी ट्रिक्स हैं, चलो अभी इंतजार करते हैं। चैप्टर 1995 परम बर्फीले क्रिस्टल रोशनी का अमर दबाव वाला ताबूत आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क आसमान में तैर रहा था, उसकी ऑरा लगातार बढ़ रही थी और उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसके चारों तरफ बर्फ की अनेकों ऊर्जा इकट्ठी हो रही थी, एक तूफान सा उठा रही थी। ऐसी ताकताम रैंक 8 किलर मूव से कहीं ज्यादा थी। जैसे हाई आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क इसे एक्टिवेट करने में सफल हो जाता, इसकी शक्ति जरूर आसमान और जमीन को हिला देती। फैंग झेंग ने यह महसूस किया, वो डेमन जजमेंट बोर्ड का इस्तेमाल करके उस रोकना चाहता था। चलो आइस क्रिस्टल की मदद करते हैं, डेमन जजमेंट बोर्ड को रोको। दोनों हेवंस के गु इमॉर्टल्स इतने भी बेकार नहीं थे, वो जल्दी से आगे बढ़े और डेमन जजमेंट बोर्ड को रोकने लगे। एक ही पाल में हर तरह के किलर मूव्स छोड़ गए, जैसे आतिशबाजी का प्रदर्शन हो रहा हो। डेमन जजमेंट बोर्ड अन किलर मूव्स की बौछार से रुक गया, लेकिन अहम पाल में खून जैसी लाल रोशनी की एक किरण निकली, जो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क पर गिरने ही वाली थी। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क अभी भी अपना किलर मूव एक्टिवेट कर रहा था, वो हिला नहीं। अहम पाल में एंजन ने अपने इमॉर्टल एपर्चर का प्रवेश द्वार खोला और एक इमेमोरियल सोल बीस्ट को बाहर निकला। इमेमोरियल सोल बीस्ट तेजी से आगे बढ़ा, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के सामने खड़ा हो गया और यूएस खून जैसी लाल रोशनी को पूरी तरह से रोक लिया। एक जोरदार आवाज के साथ एक धमाका हुआ। इमेमोरियल सोल बीस्ट दर्द से गुर्राया, उसका आधा जिस्म तबाह हो चुका था, वो जमीन की तरफ गिरने लगा। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने तुरंत अनसुन की तरफ शुक्रिया भरी नजरों से देखा। उसके जिस्म पर ऑरा शांत हो रही थी, जाहिर है वो सबसे खतरनाक पाल से गुजर चुका था, उसके किलर मूव की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इमेमोरियल सोल बीस्ट्स में खून नहीं होता, डेमन जजमेंट बोर्ड के ब्लड पाथ किलर मूव का असर कम हुआ। एंसुन बहुत उत्साहित था और बोला, मास्टर, अगर आपने याद ना दिलाया होता तो मैं इस खून जैसी लाल रोशनी को रोक नहीं पाता और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क मुश्किल में पड़ जाता। नहीं, स्पेक्ट्रल सोल ने एनालाइज किया, जो किलर मूव आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क इस्तेमाल कर रहा है उसमें गहरी समझ है। एक्टिवेशन प्रोसेस के दौरान उससे एक बड़ा हुआ डिफेंस लेवल मिलता है, भले ही उस चोट लगती, वो सिर्फ जख्मी होता, किलर मूव का एक्टिवेशन फेल नहीं होता। हेवनली कॉट, मैं तुम्हें अपनी रेस के अनोखे किलर मूव का मजा चखता हूं, एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफिन।
आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क चिल्लाया और उसके चारों तरफ बढ़ती हुई सारी ऑरा पूरी तरह से छिप गई। अगले हाइपैल, उसका पूरा जिस्म फट गया और अनेकों बर्फ की रोशनियों में फैल गया। बर्फ की रोशनियां बेहद ठंडक के साथ निकली। जिधर भी वो जाती, हवा जमकर बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाती और जमीन पर गिरने लगती। फैंग झेंग को कुछ गड़बड़ लगी। वो डेमन जजमेंट बोर्ड को एक्टिवेट करना चाहता था, लेकिन उसकी स्पीड बर्फ की रोशनियों से कैसे मैच कर सकती थी। लगभग उसी पाल डेमन जजमेंट बोर्ड पर अनेकों एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट्स की मार पड़ी। क्रैक क्रैक। हर क्रिस्टल लाइट जो डेमन जजमेंट बोर्ड से टकराती, वो उस पर चिपके हुए बर्फ के एक छोटे टुकड़े में बदल जाती। गिनत क्रिस्टल लाइट्स हर दिशा से उसकी तरफ आ रही थीं। डेमन जजमेंट बोर्ड के पास बचने की कोई जगह नहीं थी। पाल भर में इस पर बर्फ की परतें जमने लगी। फैंग झेंग का दिल डूब गया। उसने डेमन जजमेंट बोर्ड को एक्टिवेट किया और बर्फ की पैटर्न को पिघलाने के लिए एक किलर मूव का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी स्पीड जमने की रफ्तार से मैच नहीं कर पा रही थी। बहुत जल्द डेमन जजमेंट बोर्ड पर 5 फीट मोटी बर्फ जम गई। ओह नहीं, ये बर्फ की परत जितनी मोटी होगी, उस पर गिरने वाली बर्फ की रोशनियों का असर उतना ही ज्यादा होगा। ये समझते ही फैंग झेंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। यह मूव शुरू से हाई अनअवॉइडेबल था। यह काफी ताकतवर था, लेकिन इसकी असली ताकत बहुत बाद में सामने आती थी। जितना लंबा ये चलता, उतना ही ताकतवर ये मूव हो जाता। फैंग झेंग ने जल्दी से डेमन जजमेंट बोर्ड को हिलाने की कोशिश की। बचे हुए रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस को खर्च करके डेमन जजमेंट बोर्ड का सबसे ताकतवर किलर मूव एक्टिवेट किया। खून जैसी लाल रोशनी फैली, बर्फ की एक परत तेजी से पिघल गई। इसके बाद बर्फ की रोशनियों ने जैसे रिएक्ट किया, वो तेजी से इस एरिया की तरफ बाधिन जहां से फैंग झेंग निकलने की कोशिश कर रहा था और डेमन जजमेंट बोर्ड की काबिलियत को काफी कमजोर कर दिया। सभी गू इमॉर्टल्स हैरान थे। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क सच में इतना ताकतवर है। उसने अकेले अपनी ताकत से हेवनली कोर्ट के रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस डेमन जजमेंट बोर्ड को सील कर दिया। ये तो कमाल है। इस मूव का नाम क्या है? एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफिन। एक ही पाल में सभी इमॉर्टल्स इस किलर मूव का नाम बड़बड़ाने लगे। उस अपने दिल में बसा लिया। ये पुराने जमाने के स्नोमैन का अनोखा किलर मूव है। ही सोचा नहीं था कि उन्हें अपनी नस्ल की विरासत मिल चुकी है। स्पेक्ट्रल सोल जो एनसुन के अंदर था, हल्के से हंसा। एनजन ये सुनकर समझ गया, तो यह स्नोमैन नस्ल की विरासत का एक मूव है, तभी ये इतना स्ट्रांग है। रुको, नहीं, क्या पुराने किलर मूव्स अभी के दौर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं? एफ्लैट की दुनिया पहले से बहुत अलग है। क्या ऐसे पुराने मूव्स बेकार नहीं हो जाएंगे? ही स्पेक्ट्रल सोल हंसा। जब वेरिएंट ह्यूमंस दुनिया पर राज करते थे, उनके पास अनेकों किलर मूव्स थी। जो मूव्स खास तौर पर उनकी नस्ल की विरासत में रखे गए थे, वो जाहिर है कई मामलों में बेहतर थे। जैसे ये एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफिन। इसका कोर कोई इमॉर्टल गू नहीं है, बल्कि यूज इस्तेमाल करने वाला वेरिएंट ह्यूमन है। स्पेक्ट्रल सोल का ज्ञान आम नहीं था। उसने एक बार डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ में अनेकों आत्माओं को सर्च किया था। इनमें से कई आत्माएं ओल्डन एंटिक्विटी या रिमोट एंटिक्विटी इरा से थीं, कुछ तो इमेमोरियल एंटिक्विटी इरा से भी थीं। इसलिए स्पेक्ट्रल सोल के पास इन दौरों के बारे में बहुत जानकारी थी। बेशक उसके अटेनमेंट लेवल्स गिरकर पत्थर जैसे हो गए थे, लेकिन उसकी यादें अभी भी सलामत थीं। जैसा कि स्पेक्ट्रल सोल ने कहा, एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफिन कुछ हद तक वुयोंग के अनलिमिटेड विंड किलर मूव जैसा था। अनलिमिटेड विंड का इस्तेमाल करते वक्त वुयोंग अपने खुद के विंड पाथ डाओ मार्क्स खर्च करता था, और एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफिन के लिए न सिर्फ आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के आइस एंड स्नो पाथ डाओ मार्क्स खर्च होते, बल्कि उसकी उम्र भी कम होती। स्नोमैन गू इमॉर्टल्स का कोर किलर मूव होने के नाते एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफिन पर युगों के बदलाव का ज्यादा असर नहीं हुआ। साथ ही किसी दूसरी रेस के गू इमॉर्टल्स इस मूव को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, भले ही उनके पास ये हो। फैंग झेंग के माथे पर पसीना आ गया था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने ऐसी बैटल स्ट्रेंथ दिखाई जो फैंग झेंग की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। महान डेमन जजमेंट बोर्ड बर्फ में कैद हो गया था, बचने की उम्मीद बहुत कम थी। अगर फैंग झेंग आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क से लड़ना भी चाहता, तो उसके पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क अनेकों बर्फ की रोशनियों में बदल चुका था। यही एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफिन किलर मूव की खासियत थी। ये देखते हुए कि डेमन जजमेंट बोर्ड पूरी तरह से बर्फ में कैद होने वाला था, तभी एक फिनिक्स की चीख सुनाई दी। लहरों के टकराने की जोरदार आवाज के साथ प्रिंस फंग जियान और बाई कैंग शुइया पहुंचे। पता चला कि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क से लड़ते वक्त
फैंग झेंग ने पहले हाई हेवनली कोर्ट के प्रिंस फंग जियान और बाई कैंग शुई को खबर दे दी थी। बाई कैंग शुई असल में बैटलफील्ड साफ कर रही थी, वो तुरंत निकल सकती थी। रही बात प्रिंस फंग जियान की, तो उसने वहां कुछ फायदे छोड़े और तेजी से फैंग झेंग की मदद के लिए आ गया। दोनों रैंक 8 गू इमॉर्टल्स ने फंसे हुए डेमन जजमेंट बोर्ड को देखा, वो चिल्लाए और एक ने सुनहरी आग की लहरें छोड़ी, जबकि दूसरे ने विशाल लहरें भेजी। बर्फ पर अंदर और बाहर से हमला हो रहा था, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और बर्फ की बाहरी परत तेजी से टूटने लगी। अंदर का डेमन जजमेंट बोर्ड पलटवार के लिए तैयार हो गया। दोनों हेवंस के गू इमॉर्टल्स ने यह देखा और हमला करना चाहा, लेकिन प्रिंस फंग जियान और बाई कैंग शुई ने उन्हें दबा दिया। भले ही उनके पास हेवनली कोर्ट से ज्यादा रैंक 8 था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गू इमॉर्टल लड़ाइयों में संख्या सबसे जरूरी नहीं होती। भले ही दोनों हेवंस के पास बहुत लोग थे, लेकिन वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर सकते थे। उनके किलर मूव्स अक्सर एक दूसरे के काम में दखल देते थे। उनकी लगभग आधी ताकत इस वजह से सीमित हो गई थी, दुश्मनों तक पहुंचने से पहले ही। लेकिन अगर उन्हें अकेले लड़ना पड़ता, तो वो डरपोक और कायद, वो अपनी जान बचाने पर ध्यान देते, कोई भी रिस्क लेने या खतरे में पड़ने को तैयार नहीं थे। ऑफ कोर्स, दूसरा कारण यह था कि प्रिंस फंग जियान और बाई कैंग शुई बेहतरीन बैटल स्ट्रेंथ वाले एलीट रैंक 8 थे। वो हेवनली कोर्ट के सदस्य बनने के काबिल थे, इसलिए वो जाहिर है दूसरे रैंक 8 से बेहतर थे। सिचुएशन एक डेडलॉक में थी। स्पेक्ट्रल सोल ने तेजी से महसूस किया कि बर्फ की परत कमजोर हो रही है। उसने इंसुन को निर्देश दिया, जल्दी से सोल बीस्ट आर्मी को बाहर निकलो, अपना इमॉर्टल गो अभी मुझे दो। जी मास्टर। एनजन ने हिचकिचाया नहीं, उसने तुरंत निर्देशों का पालन किया। सोल बीस्ट आर्मी बाहर आई और हमला कर दिया। प्रिंस फंग जियान और बाई कैंग शुई ने पहले अन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लगातार डू किलर मूव्स इस्तेमाल किए, लेकिन सोल बीस्ट आर्मी अलग हो गई और पानी की तरह लचीलेपन से घूमी, किलर मूव्स के ज्यादातर असर से बच गई। इसके बाद सोल बीस्ट आर्मी से 3 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स निकलकर प्रिंस फंग जियान और बाई कैंग शुई पर हमला करने लगे। जब दोनों तरफ से लड़ाई हुई, तो इमेमोरियल सोल बीस्ट जाहिर है दोनों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स का सामना नहीं कर पाए, लेकिन इमेमोरियल सोल बीस्ट को आर्मी का सपोर्ट था। अहम पलों में किलर मूव्स भी उनकी मदद करते थे। भले ही बाई कैंग शुई और प्रिंस फंग जियान का पलड़ा भारी था, लेकिन सोल बीस्ट आर्मी ने उन्हें सफलतापूर्वक रोक लिया। वो पहले की तरह डेमन जजमेंट बोर्ड की मदद नहीं कर पाए। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोना की बर्फ की रोशनियां फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। यह सोल पाथ रैंक 7 इमॉर्टल काफी टैलेंटेड है, मैं जाकर उस मारूंगा। प्रिंस फंग जियान और बाई कैंग शुई ने आपस में बात की। पहला आगे बढ़ा और आग उगली। सोल बीस्ट आर्मी के बीच एक रास्ता बनाते हुए वो एनसुन की तरफ लपका। एनजन डर से पीला पद गया, चिल्लाया, वो आ रहा है, मुझे बचाओ। दोनों हेवंस के गू इमॉर्टल्स जानते थे कि एंस्लेवमेंट गू इमॉर्टल्स सीधे हमले के लिए सबसे कमजोर होते हैं। उन्होंने तुरंत रिस्पांस दिया। प्रिंस फंग जियान बिना रुके आगे बढ़ा। उसने सारी बाधाएं तोड़ दी, लेकिन इन रुकावटों की वजह से एनसुन उनके बीच कुछ दूरी बनाने में कामयाब रहा। तुम बच नहीं सकते, प्रिंस फंग जियान ठंडी मुस्कान के साथ बोला और फिर से आगे बढ़ा। स्पेक्ट्रल सोल इस पब्लिक माहौल में खुद एक्शन नहीं लेता। उसने एनसुन के जिस्म को कंट्रोल करके पीछे हटाया, जबकि दूसरे गू इमॉर्टल्स का इस्तेमाल प्रिंस फंग जियान को रोकने के लिए किया। प्रिंस फंग जियान का आगे बढ़ना भयानक था। दोनों हेवंस के इमॉर्टल्स उसकी आक्रामकता से हैरान थे। लेकिन बाई कैंग शुई चिल्लाई, फंग जियान, जल्दी यूज मारो। प्रिंस फंग जियान ने दांत पीसे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एनसुन को पकड़ना इतना मुश्किल होगा। इस वक्त बर्फ की रोशनी ने सफलतापूर्वक डेमन जजमेंट बोर्ड को फिर से फंसा लिया। मोटे बर्फ के टीए बूट ने रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस को अपने बीच में सील कर दिया। ओह नहीं! ये देखकर बाई कैंग शुई और प्रिंस फंग जियान का दिल डूब गया। ये देखते हुए कि हेवनली कोर्ट की तरफ खतरे में थी, तभी आसमान और जमीन हिल गए, की धाराएं हो पड़ीं और दुनिया दहाड़ने लगी। फिर से की टाइड। स्पेक्ट्रल सोल ने ठंडी सांस भरी। आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन पहले ही टूट चुका था जब प्रिंस फंग जियान और बाई कैंग शुई ने हमला किया था। वो बाहरी दुनिया से जुड़ गया था। इस पल बाहरी दुनिया में की टाइड्स हो पड़ीं, ग्रोटो हेवन में तेजी से घुसने लगी। ची टाइड्स ने बैटलफील्ड को अपनी चपेट में ले लिया। जहां भी वो पहुंचती, लोग जमीन पर गिर जाते। आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन का डिफेंसिव इमॉर्टल फॉर्मेशन ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, वो टूट गया। बहुत से स्नोमैन गो इमॉर्टल्स मौत के मुंह में समा गए। डेमन जजमेंट बोर्ड के चारों तरफ बर्फ की रोशनी चमकी और एक पाल के लिए हिचकिचाई, लेकिन तुरंत आइस क्रिस्टलाइट्स स्नोमैन गो इमॉर्टल्स की तरफ बाधिन और अनेकों आइस ट्यूब्स में बदलकर उन्हें बचाने लगी।
लेकिन इस तरह डेमन जजमेंट बोर्ड का दबाव काफी कम हो गया। प्रिंस फंग जियान और बाई कैंग शुई ने यह देखा और जल्दी से अपना मूव चला, बाकी बची बर्फ की पैटर्न को तोड़कर डेमन जजमेंट बोर्ड को बचा लिया। दोनों इमोर्टल्स इमोर्टल गू हाउस में घुस गए। डेमन जजमेंट बोर्ड तेजी से बैटलफील्ड से निकल गया, उग्र ची टाइड्स का सामना करते हुए। चैप्टर 1996, बड़ा या छोटा, ची हार्वेस्ट फ्रूट भव्य की टाइड जल्द हाई पूरे आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन में फैल गई। स्पेक्ट्रल सोल ने गहरी सांस ली। ये सच में अफसोस की बात थी। वो चाहता था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़कर मर जाएं ताकि वो बाद में फायदा उठा सके। आखिर गू इमोर्टल आत्माओं को निगलना सोल कॉज को अब्जॉर्ब करने से कहीं ज्यादा मददगार था। लेकिन उसका प्लान इस ची टाइड की वजह से बर्बाद हो गया। मेरे पास डांग हिल माउंटेन नहीं है, मेरे पास गट्स गू की कमी है, मैं सिर्फ सोल बीस्ट और सोल कॉज को निगल सकता हूं। लेकिन इसे डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है। यह गट्स गू जैसा नहीं है जो सीधे मेरी सोल फाउंडेशन को बढ़ा सके। ये इत्तेफाक क्यों? कुछ वक्त पहले जब किसी एंसेस्टर और वू श्वाई लेट द तब एक की टाइड आई थी। इस बार फिर से एक की टाइड आ गई। ये सोचते हुए स्पेक्ट्रल सोल को एक एहसास हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि गू इमोर्टल्स के बीच लड़ाई की टाइड्स को आकर्षित करती है। स्पेक्ट्रल सोल सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा था, वो शो नहीं था। अफसोस की बात है कि मेरा की पाथ अटेनमेंट लेवल बस आम है, वरना मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच पाता। उसके पास सोल सर्च और सोल डिवाउरिंग मेथड्स द, लेकिन ये मेथड्स सीधे अटेनमेंट लेवल्स नहीं बढ़ा सकते थे। किसी के अटेनमेंट लेवल को तुरंत बढ़ाने का एक लौटा तरीका था ट्रू मीनिंग को अब्जॉर्ब करना। स्पेक्ट्रल सोल के पास अपने पीक पर जो अटेनमेंट लेवल्स द, वो सब उसने अपनी सोल सर्च यादों से असल कल्टिवेशन करके हासिल किए थे। इस लेवल तक पहुंचना आसान नहीं था। भूल जाओ इसे। एंजन ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसी उपलब्धियों के साथ उस शायद वू श्वाई से मिलने का मौका मिल जाए। उसके जिस्म में रहकर मेन वू श्वाई के करीब जा सकता हूं। शायद वू श्वाई को गुलाम बनाने और ड्रैगन पैलेस पर कब्जा करने का भी मौका मिल जाए। स्पेक्ट्रल सोल का मौजूदा प्लान फेल हो गया। उसने तुरंत एक नया प्लान बना लिया। उसके अंदर ड्रैगन पैलेस के लिए गहरी इच्छा थी जिसमें ड्रीम पाथ इमोर्टल गू थे। उमड़ती हुई की टाइड्स के बीच बर्फ की रोशनियां इकट्ठी होकर आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क में बदल गईं। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की ऑरा कमजोर थी, उसका चेहरा पीला पद गया था। एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमोर्टल सप्रेशन कॉफन को एक्टिवेट करने की कीमत बहुत भारी थी। लेकिन उसने लगभग अकेले हाई डेमन जजमेंट बोर्ड को सील कर दिया था। वो इस जीत का सबसे बड़ा योगदान करता था। दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स उससे मिलने आए। उनकी नज़र पहले से अलग थी। ताकती किसी के स्टेटस को तय करती थी। बिना किसी शक के आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क, जिसके पास एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमोर्टल सप्रेशन कॉफन किलर मूव था, बैटल स्ट्रेंथ में दोनों हेवंस के बाकी रैंक 8 गू इमोर्टल से कहीं आगे था। बेशक मैंने आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन को बचा लिया, लेकिन हमारी रेस का अनोखा किलर मूव एक्सपोज हो गया। भले ही उसने हेवनली कोर्ट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क खुश नहीं था। अभी के लिए वो खुद को सिर्फ इतना ही तसल्ली दे सकता था कि इस मूव का सामना करना बहुत मुश्किल था। यह अभी भी कुछ वक्त के लिए उसका ट्रम्प कार्ड बना रह सकता था। दोस्तों, मैं जख्मी नहीं हूं, मुझे बस आराम की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे ग्रोटो हेवन की रक्षा में मदद करेंगे। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने कहा। जरूर जरूर, हम सब दोनों हेवंस अलायंस का हिस्सा हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोग, हम आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स ग्रोटो हेवन में उमड़ती हुई की टाइड्स का सामना करते रहे, जबकि आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ग्रोटो हेवन की एपर्चर वॉल में बने छेद को ठीक करने पर फोकस कर रहा था। बेशक की टाइड्स ताकतवर थीं, लेकिन सभी गू इमोर्टल्स के सहयोग से वो जल्द ही शांत हो गईं। क्योंकि उन्होंने तेजी से एक्शन लिया था, ची टाइड्स ने आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। वाइस अलायंस लीडर, जरा देखिए, हमें कुछ मिला है। ग्रेट विजडम इमोर्टल मदर कुछ अनापेक्षित खबर के साथ आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की तरफ उड़ी। एक पल बाद दोनों हेवंस के इमोर्टल्स भी यूएस एरिया में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ जितना बड़ा फल हवा में तैर रहा था। ये फल पारदर्शी था, ये पूरी तरह से आसमान और जमीन की से बना था। इसका आकार एक लौकी या मूंगफली जैसा था। ये एक की हार्वेस्ट फ्रूट है। की टाइड्स के आने के बाद लोगों को अक्सर ये की हार्वेस्ट फ्रूट्स मिलते हैं। अगर गू इमोर्टल्स इन्हें हासिल करके अपने इमोर्टल एपर्चर में इस्तेमाल करें, तो वो तेजी से आसमान और जमीन की को शांत कर सकते हैं और उनके फ्यूजन की प्रगति को तेज कर सकते हैं। लेकिन आम की हार्वेस्ट फ्रूट्स तो बस एक घोड़ा गाड़ी जितने बड़े होते हैं।
ये की हार्वेस्ट फ्रूट इतना बड़ा क्यों है? दोनों हेवंस के इमोर्टल्स ने चर्चा की लेकिन कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। मास्टर, क्या ये सच में एक की हार्वेस्ट फ्रूट है? एंजन ने स्पेक्ट्रल सोल से पूछा। अगर है, तो क्या आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन को इस आफत से फायदा नहीं हो रहा? जब तक वो इस बड़े की हार्वेस्ट फ्रूट को अब्जॉर्ब कर लेगा, क्या आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क का इमोर्टल एपर्चर पूरी तरह से बदल जाएगा और उस पर की टाइड्स का कोई असर नहीं होगा? ये एक की हार्वेस्ट फ्रूट हाई है, लेकिन ये एक वरदान है या श्राप, ये अभी कहना मुश्किल है। स्पेक्ट्रल सोल मन हाइमन मुस्कुराया। जैसा सोचा था, जब आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने इस ची हार्वेस्ट फ्रूट को लेने की कोशिश की, तो वो एक गहरा राज जानकर हैरान रह गया। ओह नहीं! आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क का चेहरा और भी पीला पड़ गया। ये की हार्वेस्ट फ्रूट अभी भी बढ़ रहा है, ये मेरे ग्रोटो हेवन की आसमान और जमीन की को अब्जॉर्ब करके और बढ़ रहा है। अगर मैं इसे अभी हटा दूं, तो यह ग्रोटो हेवन में एक बड़ी हलचल मचा देगा, जीव मर जाएंगे, और एक और भी ज्यादा उग्र की टाइड आ जाएगी। इमोर्टल्स की सांस अटक गई। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की इजाजत लेने के बाद उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया। हम इस ची हार्वेस्ट फ्रूट को और बढ़ने नहीं दे सकते। कौन मेरी इस छुपे हुए खतरे से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है? मैं इनाम देने में कंजूसी नहीं करूंगा। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क का चेहरा गंभीर था, लेकिन गू इमोर्टल्स एक दूसरे को देखने लगे। वो सब लाचार थे। लगभग हर कोई की हार्वेस्ट फ्रूट को जबरदस्ती निकाल सकता था, लेकिन यह आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन के लिए नुकसानदेह था। इसकी नींव पर असर पड़ता, और उनके अनुमानों के अनुसार ची हार्वेस्ट फ्रूट को सीधे नाश्त करने से एक नई की टाइड पैदा होगी जो बाद में एक दूसरा की हार्वेस्ट फ्रूट बना देगी। इस तरह इस खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बिना आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन को नुकसान पहुंचाए मुश्किल बहुत ज्यादा थी। ग्रेट विजडम इमोर्टल मदर ने सुझाव दिया, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम की पाथ कल्टिवेट नहीं करते, लेकिन लॉर्ड अलायंस लीडर का क्या? आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क के चेहरे पर चिंता थी। उसने गहरी सांस ली। अभी के लिए हम सिर्फ लॉर्ड अलायंस लीडर से हाई मदद मांग सकते हैं। वू शुआई को जल्द हाई आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की मदद की रिक्वेस्ट मिल गई। मेरी यादें सीमित हैं, मुझे नहीं पता था कि हार्वेस्ट फ्रूट ऐसा हो जाएगा। शायद वे बॉडी को ज्यादा चीजें पता हों। वू शुआई ने तुरंत आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क द्वारा दी गई जानकारी को फैंग युआन के में बॉडी को रिपोर्ट किया। ओह, दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस का छुपा हुआ खतरा मिल गया। ये मेरी पिछली जिंदगी से बहुत पहले है। फैंग युआन का मेन बॉडी इस बारे में जानता था। अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों में दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स ने भी मिलकर काम किया था। उन्होंने कई जगहों पर हमला किया और 5 रीजन्स के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कीं। ची टाइड्स की वजह से 5 रीजन्स के गू इमोर्टल्स काफी प्रतिबंधित थे, लेकिन दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स इधर उधर घूम सकते थे। अन पर की टाइड्स का असर कम था। इसके अलावा जब गू इमोर्टल लड़ाइयां एक खास लेवल तक पहुंचती थीं, टैप की टाइड्स आती थीं। बेशक दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स की बैटल स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन की टाइड्स की मदद से वो 5 रीजन्स के गू इमोर्टल्स को हरा सकते थे। लेकिन अच्छा वक्त ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स ने पाया कि उनके अपने ग्रोटो हेवन हेडक्वार्टर्स में की हार्वेस्ट फ्रूट्स दिखने लगे थे। ये की हार्वेस्ट फ्रूट्स ग्रोटो हेवन की आसमान और जमीन की का इस्तेमाल करके बढ़ते थे। वो जिद्दी कीड़ों की तरह थे। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वो अनंतकाल तक बढ़ते रहते और आखिर में पूरे ग्रोटो हेवन को तबाह कर देते। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने हेवनली कोर्ट के खिलाफ लड़ाई की और उसके ग्रोटो हेवन में की टाइड्स आ गईं। यही वजह है कि हार्वेस्ट फ्रूट्स पिछली जिंदगी से पहले दिख गए। फैंग युआन ने जानकारी वू शुआई को भेजी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसे एक झटके में इंस्पिरेशन मिली। रुको, शायद मैं इन ची टाइड्स का इस्तेमाल हेवंस विल से निपटने के लिए कर सकता हूं। उसकी हालत अब सच में बहुत खराब थी। असली प्रॉब्लम हेवन पाथ डाउ मार्क्स था। वो उन्हें कम समय में रिफाइन नहीं कर सकता था, जबकि ये डाउ मार्क्स हेवंस विल पैदा कर रहे थे। हेवन पाथ डाउ मार्क्स की फैंग युआन के खिलाफ कोई बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन हेवंस विल यूज मारना चाहती थी। उसने उसके सॉवरन इमोर्टल एपर्चर को तबाह करने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए। और इससे भी बुरा यह था कि अगर फैंग युआन ने हेवंस विल से छुटकारा नहीं पाया, तो एक खास लेवल तक जमा होने के बाद भले हाई सॉवरन इमोर्टल एपर्चर बैंड रहे, ग्रोटो हेवन की हेवंस विल 5 रीजन्स की हेवंस विल के साथ रेजोनेट करके उसकी पहचान उजागर कर सकती थी। एक बार फैंग युआन का लोकेशन एक्सपोज हो गया। अगर वो ची सी में रहता तो ची सी एंसेस्टर के रूप में उसका भेष खुल जाता, लेकिन फैंग युआन के लिए हेवंस विल से छुटकारा पाना मुश्किल था। सॉवरन इमोर्टल एपर्चर बहुत बड़ा था। फैंग युआन को नहीं पता था कि कहां से शुरू करे।
वो हेवनली डाउ के नेचुरल विकास का अनुमान नहीं लगा सकता था। उस नहीं पता था कि हेवंस विल कहाँ बनेगी। मुझे अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में की टाइड्स को बेकाबू होने देना चाहिए। एक वॉशिंग मशीन की तरह शायद वो सारी हेवंस विल को धोकर साफ कर दे। जैसे हाईफैंग युआन ने इस बारे में सोचा, उसने पाया कि ये एक बहुत ही संभव आइडिया था। ये खतरनाक लग रहा था, लेकिन दोनों खतरों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना मुमकिन था। उसके की पथ और विजडम पाथ फाउंडेशन के साथ ये एक वास्तविक समाधान था। ऑफ कोर्स, ये तरीका कामयाब होगा या नहीं, जब तक इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, फैंग युआन को पता नहीं चल सकता था। काश मेरे पास अभी भी विजडम गू होता तो कितना अच्छा होता। विजडम गू अनंत इंस्पिरेशन देता था। विजडम की रोशनी से फैंग युआन तेजी से और कुशलता से एक ऐसा किलर मूव डेवलप कर सकता था जो कि टाइड्स का फायदा उठा सके। उसी समय चीजू ग्रोटो हेवन में, यह ग्रोटो हेवन का केंद्र है। लुओ क्लैन के तीनों गू इमॉर्टल्स जख्मी थी। वो बहुत मुश्किल से यहां पहुंचे थे। ये कैसा कमाल का की हार्वेस्ट फ्रूट है। लुओ म्यूजी के पास शब्द नहीं थे। बाकी दो इमॉर्टल्स हैरानी से भरे हुए थे। तीनों इमॉर्टल्स के अनुमानों के अनुसार चीजू ग्रोटो हेवन के केंद्र में पूरे ग्रोटो हेवन की सबसे कीमती चीज होनी चाहिए थी। इस पल तीनों इमॉर्टल्स ने देखा कि यहां एक छोटा सा और नाजुक की हार्वेस्ट फ्रूट था। वो बेहद जिंदा दिल था। उसकी सतह पर बहती हुई रोशनियां चमक रही थीं। ये एक लौकी के आकार का था, लेकिन इसमें असली रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल की ऑरा थी। इसमें समुंदर जैसी जीवन शक्ति की लहरें हो रही थीं, जो लुओ क्लैन के गू इमॉर्टल्स के दिलों पर दबाव डाल रही थीं। ये की हार्वेस्ट फ्रूट बिल्कुल आम नहीं है। इसमें गहरे राज छुपे हैं। हमें इस पर रिसर्च करनी होगी। अजीब है, ची हार्वेस्ट फ्रूट्स तो ची टाइड से पैदा होते हैं। इसे डेमन इमॉर्टल चीजू ने यहां क्यों छुपा कर रखा है? कहीं उसने ये भविष्यवाणी तो नहीं कर दी थी कि भविष्य में ची टाइड्स जैसी आफतें आएंगी? एक्शन लो। लुओ क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने एक चीख सुनी। कई वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स सामने आए और हमला कर दिया। लुओ क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स बेखबर थे। उन्हें तुरंत एक बैटलफील्ड किलर मूव में लपेट लिया गया। ओह नहीं, घाट लगाकर हमला। किसी और ने कीजू ग्रोटो हेवन को ढूंढ लिया। तुम लोग कौन हो? लुओ क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स चिल्लाए। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स का लीडर एक अंगूठे के आकार का था। उसके पीछे पारदर्शी पंखदर, ये एक मिनिमान गू इमॉर्टल था। HMPH, लुओ क्लैन के इमॉर्टल्स, मैंने सियोहीजियन ने इस जगह को तुम सबसे 20 साल पहले ढूंढा था। मिनिमन गू इमॉर्टल ठंडी मुस्कान के साथ बोला, हमला करो, इन सबको मार डालो। चैप्टर एंड।